नमस्कार स्टूडेंट, रविन एकेडमी के यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन प्रेसिडेंट, मतलब जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव था। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा प्रेसिडेंट पर, और शायद अभी मैं 5 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। ये 6वां लेक्चर है राष्ट्रपति पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट की पावर। ओके, तो आज हम लोग लास्ट वाली पावर बची रही है कि भाई इसको समझते हैं। लास्ट वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। चल, तो हम लोग पढ़े थे जुडिशियल पावर, ठीक है, राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर, और इसका बेसिक बातें हमने आपको बता दी थी, ठीक है। और जुडिशियल पावर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर पे आज लोग डिस्कस करेंगे, और वो काफ़ी मतलब कभी कभी विवाद भी होता है इस पर। तो इसमें है एक क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर, क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर बोलते हैं इसको। और यह है आर्टिकल 72, आर्टिकल 72। अब इस पे लिखा क्या है, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के समक्ष यदि कोई दया याचिका आती है, मर्सी पिटिशन कहते हैं दया याचिका को, ठीक है, तो मतलब राष्ट्रपति उस पर कोई डिसीजन लेगा, राष्ट्रपति महोदय कुछ इसमें अपना निर्णय लेंगे। अब एक बात यहाँ पर ये उठती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ठीक है। मान लीजिए कि किसी को मृत्युदंड मिला, सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुना दी, तो वो व्यक्ति अपनी दया याचिका मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। क्या मिला? मृत्युदंड। निर्णय में क्या दिया? मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड। तो वो दया याचिका यानी अपनी मर्सी पिटिशन, दया याचिका कहाँ प्रस्तुत करेगा? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों को उलट सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति को पूर्णतया माफ कर दे, हो सकता है उसे आजीवन कारावास में बदल दे, या हो सकता है ना भी मना करे, कुछ मतलब कोई भी डिसीजन ना दे, ये भी हो सकता है। तो प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं, तो क्या न्यायपालिका के कार्यों में ये अनावश्यक हस्तक्षेप है क्या राष्ट्रपति का? ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भूल हो गई हो, ध्यान से समझिएगा। भूल कैसी? कभी कभी क्या होता है, साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे, एविडेंस यानी जो विटनेस, जो गवाह होते हैं वो पर्याप्त नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया वो हो सकता है कि सही निर्णय ना हो। तो भूल तो यहाँ भी हो सकती है ना। तो भूल सुधार के लिए, भूल सुधार के लिए मर्सी पिटिशन राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत की जा सकती है। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को निर्णय में मृत्युदंड दे दिया, सुझा दिया सजा, और मृत्युदंड उसको दे भी दिया गया, और बाद में पता चला कि यार गलत था, ये साक्ष्य का अभाव था और इसलिए ये गलत हो गया। अब तो वो मर गया ना, अब गलत हो गया तो क्या फायदा। तो इसलिए भूल को सुधारा जाए, इसलिए प्रेसिडेंट को ये राइट मिलता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट कोई यहाँ पर जुडिशरी नहीं है वो, ठीक है, क्लियर। तो ये जुडिशियल राइट थोड़ा यहाँ पर दिया जाता है। अब क्या राष्ट्रपति को जो जुडिशियल राइट जो दिया गया है, जैसे ये सजा माफ कर सकते हैं, तो क्या इस पर न्यायालय में चैलेंज नहीं किया सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति ने अगर किसी को निर्णय दिया, दया याचिका आई राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने डिसीजन दिया, तो उस पर भी न्यायालय में फिर से चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा हुआ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा हुआ है। तो आर्टिकल 72 क्षमादान, तो इसमें दया याचिका पर निर्णय लेना राष्ट्रपति का स्वाविवेक नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, दया याचिका मर्सी पिटिशन
दया याचिका पर निर्णय लेना राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, यानी ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मैं अपने बुद्धि विवेक से निर्णय नहीं लेगा। तो फिर यहाँ पर बुद्धि विवेक किसका चल रहा होगा? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। क्यों भाई? क्योंकि राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो बहुत हैं, शक्तियों के बोझ के तले राष्ट्रपति महोदय दबे हुए हैं, इतनी शक्तियां हैं, बट उनका प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बोझ है ना, बोझ ज़्यादा शक्तियों का, क्यों भाई? तो अपनी मर्जी से प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये स्वाभिवेक इनका नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अब एक चीज़ और यहाँ पर, जैसे राष्ट्रपति के पास जब दया याचिका आई तो राष्ट्रपति उस मर्सी पिटिशन पर निर्णय कितने दिनों में लेंगे, ऐसा कोई समय का बाउंडेशन नहीं। तो राष्ट्रपति हो सकता है 10 साल तक कोई निर्णय ना ले। और समझना ध्यान से, तो दया याचिका पर कितने समय में राष्ट्रपति महोदय निर्णय सुनाएंगे, ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं। अब मामला देखिएगा, जब राजीव गांधी की जो हत्या करने वाले लोग थे, उनके पास जब राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटिशन जाता है तो राष्ट्रपति ने एक लंबा समय ले लिया डिसीजन सुनाने में, बहुत लंबा समय ले लिया। तो वो जो थे ना मर्डरर, राजीव गांधी के जो हत्यारे थे, उनको ये लग रहा था कि राष्ट्रपति पर दया याचिका पहुंचा दी। अब वो रात में जब सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि कल पता नहीं सुबह राष्ट्रपति महोदय क्या निर्णय ले ले। आज हुआ, कल हुआ, महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, साल बीता, तो उनकी नींद उड़ गई जो राजीव गांधी के हत्यारे हैं, क्योंकि वो उनकी निगाह टिकी हुई है कि राष्ट्रपति महोदय कल पता नहीं क्या सुना दे, कल पता नहीं क्या सुना दे। ऐसे ऐसे सालों बीत गया, और जब सालों बीत गया फिर राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि नहीं, इनको मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। अब जो मर्डरर थे राजीव गांधी के हत्यारे, उन्होंने जाकर मद्रास हाईकोर्ट में फिर वो अपील कर दी। जो राष्ट्रपति महोदय निर्णय देते हैं उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। अब मद्रास हाईकोर्ट ने इस आधार पर उनकी मृत्युदंड को खारिज कर दिया कि इनको 2 दंड मिले हैं। एक तो मृत्युदंड की सजा इनको मिली, और ये 10 साल से जेल में बंद है, और रोज ये बेचारे ना जी सकते ना मर सकते। तो कहते तो इनको आजीवन कारावास भी हो गया और मृत्युदंड भी है। एक ही अपराध के लिए 2 दंड कैसे दिए जा सकते हैं, है ना? याद आया, फंडामेंटल राइट है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है कि दया याचिका पर कितने समय में राष्ट्रपति महोदय निर्णय सुनाएंगे, ऐसा कोई फिक्स है नहीं। ऐसा संविधान में लिखा ही नहीं कि 2 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में कब सुनाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट में, जुडिशरी में चैलेंज किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। अब चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्टिकल 72 क्षमादान, ठीक है। अब ये क्षमादान कैसा होगा, ठीक है। एक तो क्षमादान नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया और राष्ट्रपति के पास दया याचिका गई, तो हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय उसे पूर्णतया क्षमा कर दें और वो बरी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो क्षमादान है। और क्या स्टेप ले सकते हैं? एक स्टेप होता है इसमें रिप्राइव्स, ठीक है। एक होता है रिप्राइव, एक होता है रिमिशन, ठीक है। रिप्राइव, रिमिशन, और एक होता है रिस्पाइट, और एक होता है कम्यूटेशन, है ना, कम्यूट। तो यहाँ पर हम लोग कम्यूट और रिस्पाइट, तो इसको हम ऐसे देख लें, RRCR। क्यों है? इसको हमने ऐसे फार्मूला बना लिया, RRCR,
CR, ये फार्मूला बना लिया। ठीक, अब जो रिप्राइव होता है इसको हिंदी में कहते हैं प्राविलम। प्राविलम। जो रिमिशन होता है इसको कहते हैं परिहार। जो कम्यूट होता है इसको कहते हैं लघुकरण। हिंदी टर्मिनोलॉजी अगर आपको जाननी। और जो रिस्पाइट होता है इसका मतलब होता है विराम हिंदी में। ये तो हिंदी इंग्लिश का मामला हो गया। तो ये एक तो क्षमादान तो क्लियर ही है, माफ कर दिया, हो गया क्षमादान पूरा, वरी हो गया, अभियुक्त। क्यों भाई? अब आप देखो रिप्राइव्स प्राविलम, इसका मतलब क्या होता है, ये तो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी ना। तो जैसे किसी को मृत्युदंड मिला है तो मृत्युदंड से क्षमादान कर सकते हैं, उसे रिप्राइव्स कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं। तो RRCR प्राविलम। अब प्राविलम का मतलब क्या होता है? मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित करना। मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित करना। निलंबित वैसे भी अस्थायी ही होता है, निलंबित करना। क्लियर भाई? अगर किसी को मृत्युदंड की सजा मिली है, मतलब मृत्युदंड मिला है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास यदि मर्सी पिटीशन जाएगी तो वो रिप्राइव कर सकते हैं। मतलब प्राविलम अर्थात मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। कुछ दिन के लिए निलंबित कर दिया कि भाई चलो कुछ दिन और जी लो आप, ठीक है, किस विशेष परिस्थितियों में। दूसरा जो रिमिशन है, परिहार। अब देखिए जो परिहार शब्द है ये भी मतलब ये इसमें क्या करते हैं, दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। दंड की मात्रा को कम, दंड की मात्रा को कम। और जो कम्यूट है ये, इसमें भी दंड की मात्रा को कम किया जाता है। ठीक है, कम्यूट जो है ये भी दंड की मात्रा को कम किया जाता है इसमें भी। आप कहें सर अंतर क्या है? एक मिनट, हाँ ठीक, ओके। तो दंड की मात्रा को यहाँ भी कम कर दिया जाता है और यहाँ भी कम कर दिया जाता है। ये दोनों में अंतर क्या है? तो जो रिमिशन होता है, परिहार होता है, इसमें दंड की मात्रा को बेशक कम किया जाता है लेकिन दंड की प्रकृति में कोई बदलाव ना हो, है ना। तो दंड की प्रकृति में बदलाव ना हो, में बदलाव किए बिना, दंड की प्रकृति में चेंज नहीं होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए और दंड की मात्रा कम हो जाए। जैसे मान लो किसी को आजीवन कारावास मिला तो उसे रहेगा कारावास ही, लेकिन वो कम कर दिया जाएगा। यानी कारावास जो उसको मिला है आजीवन, उसको घटा के कम कारावास हो जाएगा। इसको कहते हैं दंड की मात्रा को कम करना लेकिन नेचर को चेंज नहीं किया गया। अब जो कम्यूट है, दंड की मात्रा को कम किया जाएगा लेकिन नेचर में भी बदलाव हो जाएगा। प्रकृति में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, दंड की प्रकृति में परिवर्तन। ठीक है, दंड की प्रकृति को बदल दिया जाएगा और कम कर दिया जाएगा, इसको कहते हैं कम्यूट। ठीक है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए कम किया जाता है। जैसे मान लो किसी को मृत्युदंड मिला, ठीक है, उसको आजीवन कारावास से बदल दिया राष्ट्रपति ने, तो सजा भी कम हो गई। मृत्युदंड तो सबसे बड़ी सजा है, वो भी कम हो गई और नेचर बदल गया। तो इसका उदाहरण आप क्या दे सकते हो? मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, वो कहलाएगा कम्यूट। तो ये भी कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। अब रिस्पाइट, रिस्पाइट को हिंदी में विराम कहते हैं। तो विराम शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें होगा क्या। ठीक है, तो इसमें विराम लगा दिया जाए, किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम करना। यहां पर लिख सकते हैं किसी विशेष कारण से, किसी विशेष कारण से
दंड की मात्रा को कम किया जाए। तो दंड की मात्रा कम यहां भी होगी, लेकिन किसी विशेष रीजन को देखते हुए, ठीक है। तो किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम करना। अब जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिला, और उसको मृत्युदंड मिला, तो अगर उसको मृत्युदंड हो जाएगा, सजा मिल जाए, अगर उसको दे दिया जाएगा, तो दो लोग की हत्या होगी, एक वो लेडी और एक उसका बच्चा, ठीक है। तो ये कैसी स्थिति हो गई, ये विशेष परिस्थिति हो गई। तो ऐसी स्थिति में उसके दंड को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक है। तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, वो विशेष परिस्थिति को देखते हुए यहां पर किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास यदि कोई मर्सी पिटीशन आती है तो वो इसमें ये इतने निर्णय ले सकते हैं। एक तो क्षमादान हो गया, पार्डनिंग पावर, पूरा क्षमा कर दिया, पूरा कर दिया, और RRCR, ठीक है। तो रिप्राइव, रिमिशन, ठीक है, कम्यूट और रिस्पाइट, क्लियर हो गया होगा। अब मुद्दा ये उठता है, क्या राष्ट्रपति ये निर्णय हर एक अपराधी के लिए सुना सकते हैं क्या? क्यों भाई, राष्ट्रपति को क्या हर प्रकार के अपराधी के लिए ऐसा करने का राइट है क्या? जी नहीं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास वही केस जाएंगे, वही मामले जाएंगे जिनको सेना की अदालत ने दंड दिया हो, ठीक है। तो पहला, तो राष्ट्रपति को ये वाला अधिकार किन मामलों पर है, तो कौन कौन से मामलों पर अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो मृत्युदंड से, अगर किसी को मृत्युदंड मिला, एक तो ये मृत्युदंड मिला हो, तो फिर राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन जाएगी, दया याचिका जाएगी, और राष्ट्रपति महोदय उस पर डिसीजन ले लेंगे। ये चारों पांचों डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को दंड यानी किसी को सजा सेना की अदालत के द्वारा सुनाई गई हो, यानी सजा सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई हो, तो राष्ट्रपति इसमें डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के पास यदि दया याचिका जाएगी, मर्सी पिटीशन जाएगी, तो राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर अपना निर्णय सुना सकते हैं। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति ने, ध्यान से समझना जो तीसरा पॉइंट बोलने जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति संघीय विषय, ध्यान से समझना फिर से, अगर कोई व्यक्ति संघ सूची के विषय पर बनाई गई विधि का उल्लंघन करता है और उसे दंड दिया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय उसे माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्य सूची के विषय पर कोई विधि बनी और उसका उल्लंघन किसी ने किया, तो राष्ट्रपति महोदय यहां पर डिसीजन नहीं लेंगे, फिर तो वो मामला राज्यपाल के पास जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ओके, है ना। तो जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध किसी ने अपराध किया है, तो उसको राष्ट्रपति महोदय माफ कर सकते हैं, या मतलब कोई डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात, तो आप ये लिख सकते हो तीसरा पॉइंट, ठीक। तो ये यहां पर हमने देखा राष्ट्रपति के जुडिशियल पावर, ठीक। अब और हम लोग देखते हैं इसके बाद, अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर, ठीक है। ये हमने देखे जुडिशियल पावर, तो वित्तीय शक्तियां। तो अगले पे हम लोग चलते हैं वित्तीय शक्तियां। तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, ये फाइनेंशियल पावर क्या होती है, तो ध्यान से समझना। देखो, नंबर 1 मनी बिल, धन विधेयक जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई, धन विधेयक। दूसरा फाइनेंस बिल, मतलब वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। तीसरा, कोई भी अनुदान है, ग्रांट, अनुदान, ठीक है।
आपको हमने पढ़ाया था सेंट्रल स्टेट के बीच में जो रिलेशन आपको पढ़ाए थे, फाइनेंशियल रिलेशन, तो उसमें आपको बताया था केंद्र राज्यों को ग्रांट देते हैं, है ना, अनुदान देते हैं। तो वित्त विधेयक, धन विधेयक और कोई भी अनुदान है, ठीक है, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं लाई जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान से समझना इन 3 चीज़ों पर, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में नहीं लाई जा सकती, लोकसभा में नहीं लाई जा सकती, ये पावर है इनकी। इसको तो ये मामला किससे है? वित्त से जुड़ा हुआ। अगर मान लो धन विधेयक लाना है तो धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, वित्त विधेयक भी लोकसभा में लाया जाता है। तो ये विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पूर्व अनुमति के बिना नहीं ला सकते। अगर कोई अनुदान मांग प्रस्तुत करनी है तो बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के अनुदान मांग भी प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अब अनुदान मांग क्या है, पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो फिर आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों मामले फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, धन से जुड़े हुए हैं, तो ये राष्ट्रपति की यहाँ पर पावर होती है। फिर हम लोग बात करते हैं जैसे कुछ जो निधियाँ होती हैं ना, जैसे संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं आकस्मिक निधि है ना, कॉन्टिजेंसी फंड, ठीक। तो आकस्मिक निधि और जैसे एक होता है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, ठीक है। जैसे टैक्स वैक्स लगते हैं तो जो पैसा जाता है केंद्र वाला वो संचित निधि में जमा होता है। अब देखिए संचित निधि से जैसे सरकार की कोई योजना है और सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसा संचित निधि से निकाला जाएगा। लेकिन संचित निधि से निकालने के लिए पहले एक विधेयक पास करवाना होता है संसद से, जिसका नाम होता है विनियोग विधेयक। पार्लियामेंट में उन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो विनियोग विधेयक अगर पास होगा तभी संचित निधि से धन निकाल पाएंगे और सरकार को मिल पाएगा, ठीक है। और अगर वो विधेयक पास नहीं हुआ तो संचित निधि से धन नहीं निकल सकता है, ठीक। और दूसरी जो आकस्मिक निधि, अब जैसे मान लो देश में कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कोई महामारी फैल गई, तो सरकार को राहत कार्यक्रम चलाने हैं, और समझ रहे हो, दवाइयाँ बंटवानी है, भोजन बंटवाना है, राहत कार्यक्रम चलाना है। यानी कोई ऐसी मतलब इमरजेंसी आ गई है ना, अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, तो उसके लिए राहत कार्यक्रम अगर चलाने हैं तो राहत कार्यक्रम में पैसे लगते हैं, तो सरकार को पैसा चाहिए। अब सरकार जाए संसद के पास, लोकसभा के पास कि भाई से में पैसे दो, तो कहेंगे पहले तो भैया विनियोग विधेयक लाओ, वो पास होगा तब आपको मिलेगा, तब तक तो वहाँ लोग मर जाएंगे। तो एक व्यवस्था ये अलग से कर दी गई है, आकस्मिक निधि। इसमें कोई विधेयक लाना नहीं होता है और सीधे पैसा सरकार को मिल जाता है। तो इस पर अधिकार किसका होता है? अधिकार संचित निधि पर होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति, ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल 267 होता है, क्वेश्चन आया था पीसीएस में, ठीक है, संचित निधि 267। तो संचित निधि पर अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति क्या करेंगे? बिना संसद से पूछे सरकार को पैसे दे देंगे कि ठीक है आप इसे लेके जाइए और राहत कार्यक्रम चलाइए, ठीक है। बाद में सब जब बजट आएगा फिर बाद में वो बैलेंस हो जाएगा, काट वाट लिया जाएगा, लेकिन अभी लेके जाओ, ठीक है। तो संचित निधि पर अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और राष्ट्रपति किसी भी आकस्मिकता घटती है देश में, उससे निपटने के लिए सरकार को धन उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसलिए संचित निधि तो इससे तो धन नहीं मिलेगा, लेकिन आकस्मिक निधि से सरकार को धन तुरंत दे देंगे। कौन? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति का इस पर अधिकार होता है, कहने का मतलब ये है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकस्मिक निधि पर अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है, ये सरकार को दे देंगे, बाद में हिसाब हो जाएगा।
ओके। तो जैसे हम लोग भी ऐसा करते हैं, घर में कुछ ऐसा पैसा रखते हैं कि कोई आकस्मिकता घट जाए तो तुरंत उससे निकाल के काम चला लेते हैं, वही चीज़ है। ठीक, तो कंटिंजेंसी फंड इसको कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? और इसको कंसोलिडेटेड कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, क्लियर? तो ये फाइनेंशियल राइट हो गया। और देखो फाइनेंशियल राइट में क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय को अगर आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा इनके पास पावर है, लेकिन विडंबना ये है कि अपनी बुद्धि विवेक से किसी पावर का प्रयोग नहीं कर पाते। अब जैसे मान लो, देखो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में है। ये केंद्र वित्त आयोग, एक राज्यों का भी वित्त आयोग होता है ना, केंद्र वित्त आयोग है ये। तो वित्त आयोग हम आगे आपको पढ़ाएंगे अलग से। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, और वित्त का मामला है तो ये वित्तीय पावर हो गई राष्ट्रपति की। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, वित्त आयोग का काम क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच जो धन का बंटवारा होता है उसका फार्मूला ये देता है, और उसी फार्मूले से केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा होता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति हर 5 साल में करते हैं, या 5 साल के पहले भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया। ये दूसरा, जैसे बजट है ना, भारत सरकार का बजट, ये एक्चुअल में हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया नहीं गया है। ठीक है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण इसको बोला जाता है भाई। ठीक है, यही तो बजट होता है, आय व्यय का हिसाब किताब। तो संसद में इसको राष्ट्रपति महोदय रखवाते हैं संसद के पटल पर। ठीक है, हालांकि वित्त आयोग जो हमारा बजट होता है भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। लेकिन प्रस्तुत करवाता कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये जो वित्तीय शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की, यहाँ पर वो हमने देखी। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की कुछ सैन्य शक्तियों के बारे में। वो बड़ा आसान है ना, सैन्य शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति महोदय की सैन्य शक्तियाँ, तो सैन्य शक्तियों में आप तो जानते होंगे, सैन्य शक्तियाँ कहते हैं कि ये तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं, सेनापति होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च। तीनों सेनाएं कौन है? आप जानते ही होंगे, है ना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सर्वोच्च कमांडर। ठीक, और जो तीनों सेनाओं के हेड होते हैं, अध्यक्ष, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। तो तीनों सेनाओं की अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक, हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, संसद राष्ट्रपति की इस पावर को, कौन सी पावर? सैन्य शक्ति। संसद राष्ट्रपति की इस पावर को कानून बनाकर उसको विनियमित या उसको नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, संसद के पास ये पावर होती है। ठीक, अब हम लोग इसकी डिप्लोमेटिक पावर की बात करते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्तियाँ। अब इसको हम लोग राजनयिक शक्तियाँ भी कहते हैं। कूटनीतिक पावर, कूटनीतिक शक्तियाँ, इसको हम लोग राजनयिक शक्तियाँ भी कहते हैं। राजनयिक शक्तियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, तो कूटनीतिक शक्तियों में क्या होता है? इससे जो विदेशी संबंध है ना वो, तो जैसे
भारत के जितने भी विदेशी मामले हैं उसमें दूसरे देशों के साथ हम लोग संधि समझौता ये सब करते हैं। तो भारत कर रहा है ना दूसरे देशों के साथ संधि और समझौते, तो भारत को रिप्रेजेंट कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। तो जितने भी कूटनीतिक संबंध विकसित किए जाते हैं, जो हमारे फॉरेन रिलेशन होते हैं, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। यानी जो भी किसी देश के साथ हम संधि समझौता करते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के ही उसमें हस्ताक्षर हो। ठीक है, राष्ट्रपति क्यों? राष्ट्रपति मतलब भारत, ठीक है, क्योंकि भारत को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। दूसरा, अब जैसे किसी के साथ हमें विदेशी संबंध और विकसित करने, तो जैसे हम लोग किसी दूसरे देश के साथ जब अपने संबंध स्थापित करते हैं तो उसके लिए जो दूतावास बनता है, ठीक है, एम्बेसी, तो वहाँ पर जो एम्बेसडर यानी राजदूत और कमिश्नर, इनको हम हाई कमिश्नर कहते हैं, इनकी नियुक्तियाँ होती हैं। तो भारत से दूसरे देशों के साथ जब हम अपने संबंध विकसित करते हैं तो उसमें एम्बेसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो राजदूत, एम्बेसडर, राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, और या उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, ठीक है, उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति करता कौन है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय, तो द्वारा राष्ट्रपति। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो हाई कमिश्नर हैं इनको कहाँ पर नियुक्त करते हैं? तो जो हाई कमिश्नर होते हैं वो राष्ट्रमंडल के देशों में नियुक्त किए जाते हैं। जो कॉमनवेल्थ कंट्री होते हैं ना, राष्ट्रमंडल के देशों में। कॉमनवेल्थ कंट्री कौन होते हैं? जो कभी ब्रिटेन के कॉलोनी रह चुके, इंडिया भी रह चुका है, तो हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। तो अगर कोई कॉमनवेल्थ कंट्री है और उसके साथ अपने हमें विदेशी संबंध स्थापित करने हैं तो वहाँ पर हाई कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा और उसको राष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। और बाकी जो कॉमनवेल्थ के मेंबर नहीं है वहाँ पर यदि हमें विदेशी संबंध स्थापित करने तो वहाँ पर हम क्या नियुक्त करेंगे? राजदूत। ठीक है, तो राजदूत हो या हाई कमिश्नर हो, इनको कौन नियुक्त करेंगे? भाई राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करेंगे। अब मान लीजिए कि दूसरे देश का कोई राजदूत भारत में आता है, ठीक है, विदेशी दूसरे देशों की एम्बेसी इंडिया में भी तो होती है ना, दूतावास, तो वहाँ जो राजदूत आएगा भारत में तो अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति के पास जमा करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारे विदेशी संबंध होते हैं, वैदेशिक संबंध यानी राजनयिक शक्तियाँ, ये राष्ट्रपति की पास होती हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं, एक मिनट मैं जरा देख लूं आप लोगों की स्थिति। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, राष्ट्रपति की सारी शक्तियां लगभग हम लोगों ने देख ली हैं। अब राष्ट्रपति की कुछ और भी शक्तियां हैं छोटी मोटी, उनको भी देखते हैं। ठीक है, और फिर बात करेंगे क्या भारत के राष्ट्रपति के पास कोई विवेकीय शक्तियां हैं क्या, स्वाविवेकी शक्तियां हैं क्या, उन पे भी हम लोग बात अभी करेंगे। तो कुछ अदर शक्तियां हैं जो छोटी मोटी हैं, जो शायद हमसे अभी तक हमने जिनको नहीं पढ़ा है। तो अन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां। ठीक, अब अन्य शक्तियों में जैसे मान लो कोई शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, देश में जो शासन संबंधी कार्य होते हैं ना वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए मंत्रियों के कार्यों को बांटने के लिए ये नियम बनाते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो मंत्रियों के कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि देश में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये अदर छोटी मोटी पावर है, ऐसे इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग लेकिन अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ओके, और
दूसरा, अगर जैसे राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो वित्त आयोग है ना, कैग जो भाषा आयोग है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग की कार्यवाही की जितनी भी रिपोर्ट होती है वो संसद के सामने राष्ट्रपति महोदय प्रस्तुत करते हैं। क्लियर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ जान जरूर लीजिएगा। इसके बाद जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग है ना, तो यूपीएससी के सदस्य, ठीक है, तो यूपीएससी के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें और पदावधि, संख्या, सेवा शर्तें और पदावधि, इन तीन चीज़ों का इसके विषय में नियम बनाते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो यूपीएससी के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें और पदावधि से संबंधित नियम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बनाए जाते हैं। अब आप देखो और पावर यहाँ पर देख लेते हैं। व्यक्ति भ्रष्टाचार कर देता है, ठीक है, और मान लो कि वो सदस्य भी है संसद का, ये संसद सदस्य भी है और ये कर देता करप्शन, तो अब वो अयोग्य हो गया है। इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग की सलाह से करेंगे। क्लियर होगी बात? और अगर वो अयोग्य है तो सदस्यता से वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये भी पावर राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वन, अब हम लोग बात करेंगे, तो ये छोटी मोटी पावर थी, और ये जो पावर है ना, ये आर्टिकल 103 में है। ये वाली संसद सदस्य अयोग्य होगा भ्रष्टाचार के आधार पर, इसका डिसीजन कौन करेगा? राष्ट्रपति, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह से ये बात लिखी है आर्टिकल 103 में। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग पढ़ते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा होगा या हम सबके दिमाग में चलता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे भी दिमाग चलता है, क्या राष्ट्रपति अपनी बुद्धि विवेक से कुछ करते ही नहीं? तो हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियां। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। तो एक बात आप तो याद रखिएगा, सामान्य तौर पर भारत में हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, इनके पास कोई अपने बुद्धि विवेक से काम करने का पावर संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो चूंकि राष्ट्रपति एक सिंबॉलिक है ना इंडिया में, चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, तो राष्ट्रपति राष्ट्र के हेड होते हैं, नेशन के हेड होते हैं, स्टेट हेड तो होते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, बट वो शासन के प्रमुख नहीं होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, शासन नहीं करते। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेंस में, ये बहुत बार आया कि राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करते हैं, शासन नहीं। इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत करें या इस पर टिप्पणी करें, तो ऐसा क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। तो वो बात आपको ध्यान रख सकते हैं। तो आप इसका जवाब क्या दोगे? क्योंकि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो किया गया, और संसदीय शासन प्रणाली में सत्ता के दो स्तंभ होते हैं, जिनमें से एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वो वास्तविक नहीं होते, और दूसरे जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख नहीं होते। और भारत में राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, अर्थात ये राष्ट्र के हेड तो होते हैं, ठीक है, राष्ट्र के हेड तो होते हैं, लेकिन ये शासन व्यवस्था के हेड नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के हेड नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं राष्ट्रपति महोदय देश का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन शासन संचालित नहीं करते हैं, शासन व्यवस्था के गवर्नमेंट के हेड नहीं होते हैं, वो तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है,
तो चूंकि ये सिंबॉलिक है, इसलिए इनको डिस्क्रिशनरी पावर हमारा संविधान नहीं देता है। तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति को स्पष्टता कोई डिस्क्रिशनरी पावर प्रदान नहीं करता। भारतीय संविधान इंडियन प्रेसिडेंट को कोई स्पष्ट तौर पर विवेकी शक्तियां प्रदान नहीं करता, अर्थात वो अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी लिखी है कि आर्टिकल जो 74 है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल 74, ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 क्या कहता है। इसमें एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद को नियुक्त करेंगे और वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी और इस मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति काम करेंगे। मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे, ठीक है, कार्य करेंगे। और शुरू में तो यही लिखा था, तो सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद की बात इन्हें माननी पड़ती। लेकिन शुरू में क्या था, जब बाबूजी राष्ट्रपति थे और नेहरू जी पीएम थे, बाबूजी मतलब राजेंद्र प्रसाद जी, तो राजेंद्र प्रसाद जी पीएम की बात नकार देते थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी बाबूजी को फूटी आंख पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी 2 कार्यकाल 10 साल बाबूजी भारत के राष्ट्रपति रहे, तो समझ लो नेहरू जी पर क्या बीतती होगी। तो ये सारी सिचुएशन इंदिरा गांधी जी देख रही थी। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जिस दिन हमें मौका मिला उस दिन संविधान में संशोधन करवा देंगे और संशोधन करवा के कुछ ऐसा कर देंगे, ऐसा लिखवा देंगे कि उसमें लिखवा यही देंगे कि जो हम कहेंगे, मतलब जो प्रधानमंत्री महोदय कहेंगे, मंत्रिपरिषद जो कहेगी, मतलब जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो मंत्रिपरिषद ही बोलेगी। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद के हेड तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो राष्ट्रपति मानेंगे ही मानेंगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो इंदिरा गांधी की ये जो ख्वाहिश थी वो पूरी भी होती है। और इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन, बहुत बार बता चुके हैं आपको, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या प्रावधान करवा देती है? वो यही प्रावधान करवाती हैं कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना मजबूरी होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य होगा, सलाह मानना अनिवार्य होगा। तो इन्होंने राष्ट्रपति को ले, मतलब थोड़ी बहुत विवेक की शक्तियाँ हो भी सकती थी, तो ये लेट हुई इंदिरा गांधी। अब क्या हुआ, फिर जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन कराया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, और इसमें थोड़ी सी राहत दी राष्ट्रपति महोदय को। क्या राहत दी? ये राहत दी कि ठीक है, राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद की सलाह मानेंगे, लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय चाहें तो दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस लौटा सकते हैं। फिर पुनर्विचार करने के बाद जब सलाह आएगी तो राष्ट्रपति मानेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी राहत दे देगी राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, एक बार पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं।
पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। ये इतनी राहत राष्ट्रपति, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्कोप ही खत्म कर दिया गया कि भारतीय जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर होंगी भी। तो संविधान में तो स्पष्टता कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उन सिचुएशन में राष्ट्रपति महोदय अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर लेते हैं। तो सिचुएशनल होती है ना इनकी डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कुछ परिस्थितियों की वजह से इनको विवेकी शक्तियां यूज करने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। अब वो सिचुएशन कौन कौन सी है जहाँ पर राष्ट्रपति महोदय अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो परिस्थितियां कौन हैं, विवेकी शक्तियां जहां पर राष्ट्रपति महोदय प्रयोग करेंगे। तो परिस्थितियां, तो 4-5 सिचुएशन बनती है। ठीक, तो उसमें ठीक ओके, तो देखो 4-5 परिस्थितियां इसमें। देखो पहली परिस्थिति, अच्छा सभी लोग एक बार बताओ कि जो मैं लिख रहा हूं मेरी आवाज़ और ये वीडियो वगैरह सब क्लियर है ना? ओके ठीक, चल। तो यहाँ पर जैसे मान लो लोकसभा का चुनाव हुआ, पहली सिचुएशन लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का हुआ चुनाव, रिजल्ट आया, किसी को बहुमत मिला ही नहीं, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी खंडित जनादेश। तो चुनाव में खंडित जनादेश की स्थिति, मतलब इसको कहते हैं ब्रोकन मैंडेट। ठीक है, ब्रोकन मैंडेट। ठीक, खंडित जनादेश, खंडित जनादेश का मतलब क्या होता है, किसी पार्टी को पूरा बहुमत मिला ही नहीं। अब हमारे यहाँ परंपरा है कि जिसको बहुमत मिल गया, यानी लोकसभा में उसका विश्वास हो गया, और जिसको बहुमत मिला तो राष्ट्रपति महोदय उसके प्रमुख को बुलाएंगे कि आप सरकार बनाओ। ठीक है, और उनके उस पार्टी के हेड को पीएम बना देंगे, पीएम के रूप में अपॉइंट कर देंगे। फिर पीएम की सलाह से राष्ट्रपति महोदय अन्य मंत्रियों को नियुक्त कर देंगे, बन जाएगी सरकार। लेकिन किसी को जनादेश तो मिला ही नहीं, यानी किसी पार्टी को जनता ने लाइक ही नहीं किया। तो ये यहाँ पर एक प्रकार की ये सिचुएशन होगी कि अब भाई किसको बुलाएं। तो राष्ट्रपति अब यहाँ मुस्कुराएंगे, कहेंगे अब बताएंगे, अब मेरी बारी है, हम जिसको चाहेंगे उसको राष्ट्रपति के रूप में उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम इनवाइट करेंगे, अर्थात सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। यहाँ अब राष्ट्रपति महोदय किसी की बात नहीं मानेंगे। तो ये सिचुएशन राष्ट्रपति महोदय को अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने के लिए कहती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति में अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति अपने विवेक से करते हैं, अपने विवेक से करते हैं। ये सिचुएशन, ठीक है, अपने विवेक से प्रयोग। किसको बनाएंगे पीएम? अब राष्ट्रपति को जिस पर विश्वास होगा, अब उससे बातचीत करेंगे किसी पार्टी से कि भाई हम तुम्हें अगर प्रधानमंत्री बना दें तो क्या तुम लोकसभा में अपना विश्वास हासिल करोगे? तो वो विश्वास दिला देंगे, हाँ ठीक है आप हमें बना दो। हम तो राष्ट्रपति महोदय जिसको चाहेंगे, जिसके ऊपर उन्हें विश्वास होगा कि ये लोकसभा में अपनी बहुमत हासिल कर लेंगे, विश्वास मत हासिल कर लेंगे। कैसे हासिल करेंगे? दूसरी पार्टियों के सांसद लाएंगे ना, मिलाएंगे, गठबंधन बनाएंगे। ठीक है, तो गठबंधन की सरकार फिर बनेगी। क्लियर ना? बिल्कुल सही बात। तो ये सिचुएशन एक हो गई। तो एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में आते हैं, यदि मान लीजिए कि कोई सरकार है, कोई सरकार जो
सरकार वही होती है जो शासन कर रही है, रूलिंग पार्टी, सत्ता पक्ष। तो कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, लोकसभा में अपना विश्वास हासिल, मतलब विश्वास मत खो दे, ठीक है, अपना बहुमत खो दे, तो लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। मान लो गठबंधन की सरकार थी, 2-3 दल मिल गए थे और बीच में एक दूसरे में नाराजगी हुई, कुछ लोग भाग गए, निकल के भाग गए, तो बहुमत में सरकार थी वो आ गई अल्पमत में, बहुमत खो दिया। अब अगर वो सरकार कहे राष्ट्रपति से कि तुम्हें ऐसा करना है, प्रधानमंत्री बोले कि अब तुम्हें ऐसा करना है, राष्ट्रपति कहेंगे अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसी प्रधानमंत्री की बात मानते हैं जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति से कहें कि तुम लोकसभा भंग कर दो, तो राष्ट्रपति कहेंगे नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे। आगे बात समझ में? अब आप देखो, मान लो कोई ऐसी सरकार है, फिर इसी को दूसरे ढंग से समझो। एक तो ये सिचुएशन हो गई, इसी में एक दूसरी सिचुएशन, इसी परिस्थिति में ये दूसरी सिचुएशन थी, इसमें पहला केस, दूसरा केस। अब दूसरे केस में मान लो कि कोई सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है और सरकार इतनी जबरदस्त है, वो कहती है हमने बहुमत खो दिया फिर भी हम त्याग पत्र नहीं देंगे, ठीक है, हम त्याग पत्र नहीं देंगे। ऐसी कोई जबरदस्त सरकार है, जबरदस्त टाइप कोई प्रधानमंत्री कि हम बहुमत खो दिए तो क्या हुआ, त्याग पत्र नहीं देंगे, तो राष्ट्रपति महोदय कहेंगे कि तुम्हें त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। तो ऐसी सरकार को राष्ट्रपति त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर देंगे। ये राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसी सरकार जो बहुमत खो चुकी है, तो ऐसी सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे पीएम, है ना, और ऐसी सरकार को त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर देंगे, त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर देंगे। कौन? राष्ट्रपति महोदय मजबूर कर देंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर बहुमत में है तब तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई अपना बुद्धि विवेक प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, क्लियर। आप मान लो और सिचुएशन देखो कहाँ कहाँ पर ये अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे। तो सिचुएशन नंबर 3 की बात हम लोग करेंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। सिचुएशन नंबर 3, मान लो कोई सरकार है ना, और प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी की कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई, ठीक है। तो सरकार की जो हेड है पीएम, इनकी आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु। वैसे मृत्यु तो हमेशा आकस्मिक ही होती है, ठीक है, बता के थोड़ी ना आती है। हाँ, वो कहते हैं कि लंबे समय से बीमार थे मर गए, तो कहेंगे वो आकस्मिक नहीं है, इसका मतलब क्या पहले से पता था कि मरेंगे? ऐसा नहीं, तो मृत्यु हमेशा आकस्मिक ही होती है, ठीक है, बता के नहीं आती। तो अगर आकस्मिक निधन हो गया प्रधानमंत्री जी का, शोक की बात है, लेकिन संकट तो आ ही जाएगा। अब सत्ता पक्ष का यहाँ पर सत्ता पक्ष क्या करेगी, थोड़ा शोक वोक मना लेगी, है ना, मृत्यु पर, लेकिन जल्द ही सरकार भी संभालनी पड़ेगी। तो सत्ता पक्ष अपनी ही तरफ से कोई दूसरा विकल्प दे देगी कि अब चूंकि ये प्रधानमंत्री चले गए तो हम अपनी ही पार्टी से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए आगे कर देंगे और राष्ट्रपति महोदय उसे प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई पीएम बनने के लिए हो ही ना, या तैयार ही ना हो, वैसे बन तो जाते सब लोग, है ना, पीएम बनने के लिए तैयार ना हो, तो राष्ट्रपति फिर मुस्कुराएंगे, बोले अब मेरी बारी, अब हम तो अपने मर्जी से काम करेंगे, ठीक है। तब प्रधानमंत्री के नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति महोदय अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में तो राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करें, जिसे
चाहे उसे पीएम नियुक्त करें, यही नियम है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधारी दल के किसी भी व्यक्ति को पीएम नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई किसी को वो तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति कह गया चलो हम बात करते हैं, अपनी बुद्धि विवेक से जिसको चाहेंगे सत्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति को तैयार कर लेंगे, उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं भाई। ठीक है, तो एक विवेक की शक्ति यहाँ पर मिल जाती है राष्ट्रपति को। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे पॉकेट वीटो वगैरह होता है ना, जो आपको हमने समझाया था। जो पॉकेट वीटो होता है, तो पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति महोदय अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपने बुद्धि विवेक से वो निर्णय लेते हैं कि हमें इस विधेयक पर हाँ करना है कि ना करना है, मतलब हमें ना तो हाँ करना है ना तो ना करना है, ये मेरी मर्जी। ठीक है, तो उसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, अब राष्ट्रपति महोदय संसद को संदेश भी भेजते हैं, तो संसद को संदेश भेजने में भी उन्हें कोई कहता नहीं, वो अपने बुद्धि विवेक से उसको भी प्रयोग करेंगे। तो राष्ट्रपति को हमने यहाँ पर बड़े डिटेल में समझा है और पढ़ा है। ठीक है, और क्लास ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ें हमें और बतानी थी। जैसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए आए, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई, है ना। तो जैसे जाकिर हुसैन साहब थे, उनकी कार्यकाल के दौरान 3 साल में डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह पर फिर कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में किसने काम किया? ठीक है, तो वीवी गिरी ने काम किया। फिर वीवी गिरी चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए चले गए, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, जो जस्टिस सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। तो भारत के एकमात्र चीफ जस्टिस हैं हुए जिन्होंने कार्य किया है एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। फिर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि और भी कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई? तो एक दूसरे प्रेसिडेंट और हुए, भारतीय राष्ट्रपति के इतिहास में 2 ही हुए, एक जाकिर हुसैन और एक हुए क्या नाम उनका, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, उनकी भी संयोग देखो, 3 साल में उनकी भी डेथ हो गई। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पर्सनालिटी बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। तो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए थोड़े से फैक्ट आपको अगर पता होंगे तो आप उसे जरूर कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे पूछ लेता है कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनका चुनाव द्वितीय मतगणना में क्लियर हुआ, यानी कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना हुई, तो वो कौन थे? वीवी गिरी थे। ठीक है, अच्छा, जब वीवी गिरी का चूंकि द्वितीय चरण की मतगणना से चुनाव क्लियर हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा था उनका प्रतिद्वंदी कौन था, तो नीलम संजीव रेड्डी थे, हार गए, वीवी गिरी राष्ट्रपति बन गए। फिर नीलम संजीव रेड्डी बाद में चुनाव लड़े राष्ट्रपति का और निर्विरोध जीत गए, कोई उनका विरोध ही नहीं हुआ। तो समझ लो कि एक बार हारे और कुछ ऐसा किया कि दोबारा जब लड़े तो उनके सामने कोई नहीं खड़ा हुआ, तो ये बड़ी बात। तो निर्विरोध जीत गए। तो निर्विरोध कौन जीते? नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जैसे पूछ देगा कि अभी जो रिसेंटली चुनाव हुआ है, जो मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनी, तो वो कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो 16वीं राष्ट्रपति हैं अगर क्रम देखें, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो 15वीं है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के लिए चुन लिए गए। 2 कार्यकाल एक ही व्यक्ति खा गया, तो इसलिए क्रम संख्या 16 है। बट व्यक्तिगत तौर पर अगर पूछा जाए कि जो मुर्मू जी हैं ये कौन सी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, तो 15वीं है। और मुर्मू जी के अगेंस्ट कौन खड़ा था? तो यशवंत सिन्हा जी थे। ठीक है, तो ये इस टाइप के पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आज लेक्चर यहीं पर रोकते हैं और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो आपको PDF वगैरह चाहिए, जितने भी PDF होते हैं सब हमारे रविन एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलते हैं, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, रविन एकेडमी के बैनर तले मिशन IAS का जो मुहिम शुरू किया गया है, ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत से जो भी हमारे इस मिशन के साथ जुड़ना चाहता है तो उसकी तैयारी हम घर बैठे करा रहे हैं, ठीक है। और जो जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318572695 पर अपना नाम, नंबर और मिशन IAS लिखकर भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टीम मिशन IAS के ग्रुप से जोड़ लेगी और घर बैठे आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और अगले टॉपिक के साथ।